नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2021 और राजस्थान रॉयल्स आज से करेगी अपने अभियान का आगाज। आज पंजाब किंग्स से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स। पंजाब की कमान जहां लोकेश राहुल के हाथों में, वहीं राजस्थान की कमान संजू सैमसन के हाथों में है। इस दौरान स्टोक्स, बटलर, क्रिस, मॉरिस और तेवतिया के साथ साथ सैमसन पर दावेदारी रहेगी, दारोमदार रहेगा। केएल राहुल, मयंक, क्रिस गेल, डेविड मलान पंजाब को मजबूती देते नजर आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। रोहित बोहरा को मिली एक छोटी सी इनडायरेक्ट रिटर्न गिफ्ट। रोहित के पिताश्री एवं मूर्धन्य पूर्व मंत्री वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया चेयरमैन। राज्य वित्त आयोग का बनाया गया चेयरमैन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इस दौरान लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी को सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि 19 मार्च को मुख्यमंत्री गहलोत से मिले थे प्रद्युम्न सिंह और प्रद्युम्न सिंह के घर जाकर मुख्यमंत्री गहलोत ने मुलाकात की थी। तभी फर्स्ट इंडिया ने नियुक्ति के संदेश दे दिए थे। इस तरीके के संकेत दे दिए गए थे कि उनको नियुक्ति मिल सकती है और अब उस पर एक मोहर लगती हुई। साथ के साथ यह भी कहा जा सकता है कि रोहित बोहरा को भी इनडायरेक्ट रिटर्न गिफ्ट जरूर मिली है, क्योंकि रोहित के ही पिताश्री वित्त मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह हैं और अब उनको चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि वो उनको इस बारे में एक्सपर्टीज है और इसलिए राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन उनको बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा 2 और नामों को सदस्य के तौर पर आगे बढ़ाया गया। लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी, इनको सदस्य बना दिया गया है। 19 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रद्युम्न सिंह से मिले थे और उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई। और अब बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की स्वप्रेरित प्रसंज्ञान की। दरअसल आयोग सदस्य जस्टिस महेशचंद्र शर्मा ने प्रसंज्ञान लिया। पुजारी स्वर्गीय शंभू शर्मा प्रकरण को लेकर प्रसंज्ञान लिया है। आयोग ने मांगी थी गृह विभाग और सरकार से प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट और इस संबंध में आयोग को 10 अप्रैल को रिपोर्ट प्राप्त हुई। आयोग ने प्राप्त रिपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार से लिखित में सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा कि पुजारी की मृत्यु से लेकर अंतिम संस्कार तक कौन कौन जिम्मेदार है और साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। दूसरा सवाल पूछा गया कि घटना से सरकार को कितना राजस्व नुकसान हुआ है। इस हानि के लिए जिम्मेदारों से कितना राजस्व हानि का पैसा वसूल किया जाना चाहिए, ये भी सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल पूछा गया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। हालांकि कल बाकायदा सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है, शंभू का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेता हुआ नजर आया, उसके बाद आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना घटे, जाहिर है इसका रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आयोग सदस्य जस्टिस महेशचंद्र शर्मा ने लिखित में प्रसंज्ञान लिया था और पुजारी स्वर्गीय शंभू शर्मा प्रकरण को लेकर यह प्रसंज्ञान लिया गया। उस दौरान 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि गृह विभाग और सरकार के प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को मिली और इस संबंध में जो रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को मिली वो 10 अप्रैल को प्राप्त हो गई। आयोग ने प्राप्त रिपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार से अब लिखित में सवाल पूछे हैं, जिनमें पहला सवाल बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि पुजारी की मृत्यु से लेकर अंतिम संस्कार तक कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्योंकि 9 दिनों तक शव रखा रहा, अंतिम संस्कार हुआ नहीं। इस दौरान किस किस की लापरवाही और उन लापरवाहों पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये भी सवाल पूछा गया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा गया कि जो ये घटना घटी है, क्या राजस्थान सरकार को इससे राजस्व की हानि हुई है? अगर हानि हुई है तो वो कितनी हानि हुई है, और इस हानि के लिए जो जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से या जिनकी मिलीभगत की वजह से राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हुई, उस पैसे को किस तरीके से वसूला जाना चाहिए या वसूला जा सकता है। तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, यानी कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, दोबारा इस तरीके के प्रदर्शन किसी शव के साथ ना हो, इसके लिए क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, ये सवाल पूछे गए।
और अब बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के फैसले की। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब 2 घंटे से कम की फ्लाइट्स में नहीं दिया जाएगा भोजन। 2 घंटे या इससे ज्यादा की डोमेस्टिक फ्लाइट में प्रीपेड भोजन दिया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से होगा डिस्पोजेबल बर्तनों में। यहां तक कि परोसने वाले ट्रे का भी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप हवाई सफर पर जा रहे हैं और अगर सफर 2 घंटे से कम का है तो मानकर चलिए आपको कोई भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सफर 2 घंटे से ज्यादा का है या 2 घंटे का है और फ्लाइट डोमेस्टिक है तो फिर प्रीपेड भोजन दिया जा सकता है, यानी कि पहले से जो पैक्ड होगा वो भोजन आपको दिया जाएगा। इस दौरान जिस बर्तन में आपको ये खाना परोसा जाएगा वो पूरे तरीके से डिस्पोजेबल होगा, यानी कि दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि जिस ट्रे के अंदर आपको खाना फ्लाइट के अंदर परोसा जाएगा वो भी डिस्पोजेबल होगी, उसका भी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि राहत आपके लिए ये कि उन बर्तनों का दोबारा यूज नहीं होगा और इससे कोरोना को कम से कम फ्लाइट में कंट्रोल करने में आसानी होगी। और बात करते हैं उस सवाल की, क्योंकि ग्रेटर निगम के बड़े अफसरों की एक ऐसी कार्यशैली, ये सवाल खड़ा हो रहा है। जिन सोलर लाइटों को लगना था वार्डों में, उन सोलर लाइटों को लगा दिया गया हिंगोलिया गौशाला में, जबकि सोलर लाइट्स को टेंडर हुआ था वार्डों के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि अकेले हिंगोलिया गौशाला में 460 लाइटें लगा दी गई। आखिर वार्डों से हटाकर गौशाला में ये लाइटें क्यों लगाई गई? हालांकि गौशाला की जिम्मेदारी भी निगम की आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सुविधाएं आम आदमी को वार्डों के अंदर मिलनी चाहिए थी, सड़कों पर मिलनी चाहिए थी, वो दरअसल हिंगोलिया गौशाला में गायों को मिल रही है। कमाल की बात यह है कि जिन सोलर लाइटों को वार्डों के अंदर लगाना चाहिए था, जिन सोलर लाइटों को जो टेंडर हुए वो वार्डों के लिए हुए, वो लाइटें हिंगोलिया गौशाला में लगा दी गई। और ये 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, दरअसल 460 लाइटें ऐसी जिनको हिंगोलिया गौशाला में लगा दिया गया। अब सवाल यही है कि आखिर वार्डों से हटाकर गौशाला में ये लाइटें क्यों लगाई गई, किसके आदेश पर लगाई गई और क्या टेंडर को वापस बदला गया? तो ग्रेटर निगम के बड़े अफसरों की एक ऐसी कार्यशैली जिसका सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि हिंगोलिया गौशाला की सोलर पोल में अफसरों का बड़ा खेल है। 15,000 की लाइट का निगम ने तय किया 36,000 भुगतान। सूत्रों की माने तो निगम के एक बड़े अधिकारी का इसमें सीधा रोल, सीधा किरदार। कुछ दिन पहले निगम के अधिकारी मिले थे फर्म के अधिकारियों से। राजधानी के एक प्रतिष्ठित होटल में ये मुलाकात हुई थी। आखिर फर्म के अधिकारियों के साथ इस तरह मुलाकात के मायने क्या है? ये सवाल न सिर्फ निगम में बल्कि बाकी जगहों पर भी घूम रहा है। ग्रेटर निगम के गलियारों में इस मुलाकात की चर्चाएं, क्योंकि शायद इस मुलाकात के बाद 460 लाइटों को वार्डों में ना लगाकर हिंगोलिया गौशाला में लगा दिया गया। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कांग्रेस प्रत्याशी का कोविड-19 से निधन हो गया। श्री विलुपुथुर ने कांग्रेस प्रत्याशी PSW माधव राव और 20 मार्च को इलाज के लिए मदुराई अस्पताल में भर्ती हुए। 6 अप्रैल को मतदान हुआ और 2 मई को नतीजे भी आने। माधव राव का 63 साल की उम्र में अस्पताल में निधन हो गया। माधव राव जीते तो इस सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव होगा और शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि जब चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद अगर वो जीतते हैं तो फिर बाई इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं कोरोना का सुप्रीम रूट। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का 50% स्टाफ कोरोना संक्रमित। सभी जज घर पर ही करेंगे मामलों की सुनवाई। परिसर और कोर्ट को सैनिटाइज किया गया और इसकी वजह से आज तमाम जो कैबिन है उनके अंदर 1 घंटे देरी से सुनवाई भी शुरू हुई, क्योंकि पूरे सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोरोना ने न सिर्फ दस्तक दी है बल्कि दस्तक इतनी विकराल कि 50% स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया। और उसके बाद जज फैसला करते नजर आए कि अब घर से ही मामलों की सुनवाई होगी। परिसर और कोर्ट को हालांकि इसके बाद सैनिटाइज जरूर किया गया। और अब बात करते हैं कोविड के बाद यूरोप और एशिया का हाल दरअसल क्या हो चला है। जर्मन विदेश मंत्री हैको मास का लेख जर्मनी और यूरोपीय संघ की सहयोगियों का नजरिया बदला है। इंडो पैसिफिक के साथ पार्टनरशिप को लेकर नजरिया बदला है। अब सबको मिलजुल कर वायरस से लड़ने की जरूरत है, ये कहा गया है।
बहुराष्ट्रीय प्रयासों से ही काबू में आ सकती है महामारी। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए वैक्सीन और वैक्सीनेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत। इसलिए भारत एक तरीके से न सिर्फ पूरे विश्व के लिए कोरोना के मामले में रोल मॉडल, बल्कि एक बड़े भाई की भूमिका में जो तमाम उन देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है जहां वैक्सीन नहीं पहुंची या जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। और इसी को लेकर जर्मन विदेश मंत्री हैको मास का लेख, और उन्होंने कहा कि जर्मनी और यूरोपीय संघ के सहयोगियों का नजरिया बदल रहा है। खासकर इंडो पैसिफिक के साथ पार्टनरशिप को लेकर यह नजरिया तेजी से बदल रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि सबको मिलजुल कर वायरस से लड़ने की जरूरत है और बहुराष्ट्रीय प्रयासों से ही इस महामारी को काबू में किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अब देश नहीं है, ये ग्लोबल विलेज है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एक देश में कोरोना तेजी से बढ़ेगा तो देर सवेर उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए सभी का वैक्सीनेशन जरूरी, सभी तक वैक्सीन पहुंचना बेहद जरूरी और इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत। चुनाव हर साल हो तो अच्छा, क्योंकि चुनावी दौरे में नहीं बढ़ती महंगाई। जनता को लेकर हर स्तर पर सरकार लुभाने की कोशिश करती है। अब इसी साल को जरा देख लीजिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। चुनाव से पहले दिसंबर से फरवरी के अंत तक 30 बार से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए थे, जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच में सिलेंडर की कीमत बढ़ गई थी 200 रुपए से ज्यादा। सोचे अगर चुनाव नहीं होता तो ब्याज दरों में कटौती का फैसला तुरंत वापस क्या हो पाता, ये गंभीर सवाल है। लेकिन चुनाव खत्म होने पर वापस से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है और वो कई तरीके से हो सकती है। न सिर्फ ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसलिए शायद अब देश का आम आदमी भी सोच रहा होगा कि हर साल हर 6 महीने में चुनाव हो तो बेहतर, कम से कम इसी बहाने महंगाई से बचा जा सकेगा, बेहताशा बढ़ती दरों को रोका जा सकेगा। और बात करते हैं टीका उत्सव की, लेकिन सवाल यह है कि टीका है नहीं और चल रहा है उत्सव। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की बात कही। 11 अप्रैल से देश में शुरू हो गया टीका उत्सव भी, लेकिन राज्यों के पास अतिरिक्त वैक्सीन डोज नहीं है। देश के कम से कम 10 राज्यों ने टीके की कमी के बारे में कहा है। वैसे तो कई लोग आपदा में उत्सव मनाने की बात को गलत बता रहे हैं, क्योंकि पहले आपदा में अवसर था और आपदा में अब उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जिन्हें आपत्ति नहीं वो भी कह रहे हैं कि वैक्सीन कहां है जो मनाया जाए उत्सव। अब राजस्थान की बात ले लीजिए, राजस्थान में कल 4 लाख डोज आई, जबकि राजस्थान 5 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। ऐसे में अगर आपको उत्सव मनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो फिर उस संख्या को बढ़ाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अब बात करते हैं कोरोना सख्ती के बावजूद आशा के बूस्टर डोज। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा, लेकिन 4 धाम यात्रा का उत्साह चरम पर है। 4 धामों के कपाट खोलने शुरू होंगे 17 मई से। गढ़वाल मंडल विकास निगम को मिल चुकी 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के 5 दिन के लिए 8,762 बुकिंग हो चुकी। 4 धाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया है। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। यानी कि अब भगवान के दर के लिए लोगों का हुजूम आपको दिखाई देगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा की शुरुआत अब मई में होने वाली है और इसके लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं जुलाई से हर महीने 1.2 करोड़ कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन होगा। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने भी उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल प्रतिमाह 50 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन हो रहा है। भारत बायोटेक के बेंगलुरु कारखाने में यह उत्पादन हो रहा है। भारत बायोटेक को 150 करोड़ रुपए की फंडिंग की जरूरत है। बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों जगह 75 करोड़ की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट भी कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाएगी, लेकिन ये सब कुछ अभी नहीं हो रहा है। अप्रैल चल रहा है, मई, जून, उसके बाद जुलाई, यानी कि जो अभी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की कमी है, अगर उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी महसूस हो
तो फिर वो बढ़ोतरी महसूस होगी जुलाई के बाद, क्योंकि तब वैक्सीन 1.2 करोड़ टीकों का उत्पादन हो पाएगा, जो अभी 50 लाख के आसपास हो रहा है। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अभी वर्तमान की जो बात हम कर रहे हैं, 50 लाख के आसपास कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन हो रहा है, जिसको बढ़ाकर 1.2 करोड़ करना है, लेकिन उसके लिए 150 करोड़ की तैयारी यानी कि फंडिंग की जरूरत। और दोनों जो हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों जगह जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो सेंटर है, उनको 75 करोड़ की जरूरत है। वहीं अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट की, तो उसमें भी कोविशील्ड का उत्पादन तेजी से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और हो सकता है जल्दी डॉक्टर रेड्डी के साथ जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, उसका भी इमरजेंसी ट्रायल की मंजूरी भारत में मिल जाए। पूरे देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हम बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां कोई कोरोना संक्रमित नहीं। पुणे के 229 गांव में एक साल से कोई संक्रमित नहीं है। इन गांव में करीब 7 लाख की आबादी निवास करती है। रोकथाम के लिए हर गांव में बनाए गए हैं क्वारंटीन सेंटर। वहीं बाहर से आए लोगों को अलग रखने की व्यवस्था है। कोरोना से बचाव के लिए हर कोई तय नियमों का पालन करता है। घर में क्वारंटीन लोगों से 25,000 रुपए का बॉन्ड लिया जाता है। बॉन्ड भराने के पीछे नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाना एक बड़ा मकसद है, और ये हर जगह होना चाहिए। देखिए, आप अगर अपने घर में कोरोना की दस्तक नहीं चाहते, तो आपके लिए जरूरी कि आप अपने गली में कोरोना की दस्तक को रोके, अपने वार्ड में कोरोना की दस्तक को रोके, अपने गांव में कोरोना की दस्तक को रोके। गांव के अंदर जब कोरोना की दस्तक बंद हो जाएगी, तो हर गांव का हर घर सुरक्षित हो जाएगा। और कुछ इसी तरीके से लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विप्लव देव की बड़ी मुश्किलें। दरअसल जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, विप्लव देव से करीब 1 दर्जन विधायक चल रहे नाराज और मोर्चा खोलने के लिए कर रहे सही समय का इंतजार। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव ने मौका दिया है, क्योंकि इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को 28 में से सिर्फ 9 सीटें ही मिली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रद्योत किशोर देव बर्मन की बनाई नई पार्टी ने 18 सीटें जीती। एक नई क्षेत्रीय पार्टी का ऐसे प्रदर्शन बीजेपी की नींद उड़ाने जैसा है और राज्य की सियासत में नतीजे आगे काफी असर डालने वाले दिखाई देते हैं। और बात करते हैं बंगाल की, और सवाल दरअसल ये कि क्या बंगाल की हिंसा प्रायोजित थी, यानी कि क्या पहले से प्लान करके हिंसा की गई। कूच बिहार में हुई हिंसा की हो रही 2 स्तर पर जांच। बंगाल सरकार ने सीआईडी से जांच के आदेश दिए, तो वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी एक अलग से जांच शुरू कर दी है। दोनों जांच रिपोर्ट में निकल कर आएगा क्या कुछ, ये कहना भी मुश्किल है। बंगाल चुनाव के बीच में जहां हुई हिंसा, वो इलाके माने जाते हैं ममता के गढ़, और इसीलिए 2 स्तर पर जांच हो रही है। एक, बंगाल सरकार जांच करा रही है सीआईडी के जरिए, और दूसरी जांच केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है। दोनों जांच रिपोर्ट में क्या निकलेगा, एक सी होंगी, अलग अलग होंगी, कहना मुश्किल। लेकिन जिन इलाकों के अंदर हिंसा हुई, वो दरअसल ममता के गढ़ माने जाते हैं।
नई राजनीतिक पार्टी की तलाश में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। देश के सबसे धनी राजनीतिज्ञों में से एक है विश्वेश्वर रेड्डी। 2013 में तेलंगाना राष्ट्र समिति से जुड़ी, 2018 में पार्टी छोड़ दी, इसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले माह कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। अब तेलंगाना में नई पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं रेड्डी। कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी के पुत्र हैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं रंगा रेड्डी। दादाजी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं विश्वेश्वर रेड्डी और इसीलिए नई पार्टी बनाने की तैयारी वो कर रहे हैं। बात करते हैं राम मंदिर की। निर्माण कार्य जारी है। राम मंदिर के गर्भगृह के 20% क्षेत्र में भरी गई पहली लेयर की नींव। 20 अप्रैल तक पूरा हो सकता पहले चरण का काम। अगले 28 दिनों तक इसे विशेष रूप से सुखाने की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान अन्य लेयर के निर्माण का काम भी चलता रहेगा। सीमेंट, मोरंग, कंक्रीट, सिलिकॉन और फ्लाई यानी कि कोयले की राख, कोयले की ऐश, ये मिक्स होगी और 40 फीट गहरी भरी जाएगी मंदिर की नींव भराई के काम में परिसर में लगा है मिक्सिंग प्लांट। 50 मजदूर हैं, 12 इंजीनियर इस पूरे काम के अंदर लगे हुए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं कुछ जिलों में स्थगित कर दी गई हैं। उन जिलों में की गई स्थगित जहां कलेक्टर के आदेश से स्कूल बंद किए गए हैं। स्थगित परीक्षाएं सैद्धांतिक परीक्षाओं के बाद ली जाएंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए। शेष सभी परीक्षाओं का कार्यक्रम यथावत रहेगा, यानी कि जहां कलेक्टर ने स्कूल को बंद किया हुआ है वहां पर प्रायोगिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, लेकिन बाकी परीक्षाएं उसी समय पर होंगी जो कार्यक्रम निर्धारित है और इनकी तारीखें आगे बढ़ा दी गई। वहीं केंद्र सरकार की टीमों ने की कोविड मामलों की जांच। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में लिया स्थिति का जायजा। महाराष्ट्र के 3 जिलों में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी है। 3 में ऑक्सीजन की कमी, 2 जिलों में वेंटिलेटर फैक्ट्री और पंजाब के 2 जिलों में कोविड हॉस्पिटल नहीं है। 3 में स्टाफ कम है। 1 जिले में RT-PCR टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के अंदर RT-PCR टेस्टिंग लैब नहीं है। वहीं 4 जिले ऐसे हैं जहां हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा है। राजधानी रायपुर में ऑक्सीजन की भारी कमी है और ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जहां जो कमियां दिखाई दे रही हैं उनको तेजी से सही किया जाए। और अब बात करते हैं जैसलमेर की, जहां कोरोना का यू टर्न दिखाई दिया। पर्यटन के लिए निराशा का संदेश लेकर आए वित्तीय वर्ष। सैलानियों की आवक नहीं होने से पर्यटन उद्योग में हताशा है। फिर भी सूने दिखने लगे जैसलमेर के पर्यटन स्थल। न होली पर पर्यटक आए और न ही वीकेंड टूरिज्म ही कारगर रहा। पर्यटन व्यवसायियों का करोड़ों रुपए के व्यवसाय का सपना भी टूट गया। पर्यटन से जुड़े लोगों को वीकेंड टूरिज्म से जो उम्मीद थी वो भी टूट चुकी। इन दिनों चर्चा में नाथी का बाड़ा। पोपाभाई का राज के बाद नाथी का बाड़ा की इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम है। आखिर कौन थी नाथी बाई? दरअसल मारवाड़ के अंदर नाथी बाई की एक कथा बहुत प्रचलित है। विधवा नाथी बाई ने मेहनत मजदूरी कर जमा कर दिया था काफी धन। गांव के लोग शुभ कामों पर नाथी बाई से धन उधार लेते थे। नाथी बाई ना धन का ब्याज लेती और ना ही कोई हिसाब किताब लिखा करती। इस नेक आचरण के कारण नाथी बाई को बेहद प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। जिसके पास कोई भी आदमी जा सकता था मदद मांगने और किसी को निराश नहीं किया जाता। और इसी वजह से कहावत प्रचलित हुई, नाथी का बाड़ा, यानी कि जहां सब कुछ फ्री में मिलता है। अलबत्ता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्ञापन देने वाले शिक्षकों को जवाब दिया। शिक्षकों से कहा था कि मेरे घर को नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या? डोटासरा के इस बयान के बाद एक बार फिर से चर्चा में आया नाथी का बाड़ा। तो न सिर्फ नाथी का बाड़ा बल्कि इससे आगे खाला का बाड़ा भी आ चुका। राजेंद्र राठौड़ ने इसका जिक्र किया। हालांकि इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया और कहा कि जिस तरीके से टीचर्स वहां आए, वहां मतलब इसका यह था कि
आपकी जो जरूरत होंगी उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी आ जाएं। लेकिन जब से गोविंद सिंह डोटासरा ने नाती का बाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया, हर कोई ये जानने में लगा कि नाती का बाड़ा कहां है, ये कहावत कहां से शुरू हुई। तो जो इससे जुड़े तथ्य मिले या कहीं कि सोशल मीडिया पर जो कहानी प्रचलित हो रही है वो बता रही है कि नाती का बाड़ा दरअसल नाती बाई से जुड़ी है। जो विधवा थी, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके धन को अर्जित किया, उसके बाद जो भी उनसे सहायता मांगने के लिए पहुंचा था वो उनकी सहायता करते थे और पैसे गिनते नहीं थे। जो सहायता चाहिए थी वो खुद अलमारी से पैसे लेकर जाता था और जरूरत पूरी होने के बाद जैसे ही पैसा आता वापस अलमारी में रख दिया जाता था, कोई हिसाब किताब नहीं होता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।